नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या और कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय देना चाहती हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मंजुला ठाकुर जी, जो कि संस्थापक हैं अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी की और मनोवैज्ञानिक समाज सेविका हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे मेहमान कार्यक्रम जो है, जिसमें हम हमेशा की तरह एक खास ऐसे विभूतियों से मिलवाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ अलग ही दिशा दिखाई हो। तो ऐसे कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ में जिस तरीके से आपने अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत करी है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक लोगों की काफ़ी मदद करती हैं, उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पे मंजुला मैडम से कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि समाज सेवा के क्षेत्र में आपको उतरना है और समाज के लिए कुछ अलग करना है। देखिए, ख्याल आने की बात तो ये है कि ये बचपने से था मुझ में। मुझे समाज सेवा का कीड़ा ऐसे बोल सकते हैं कि बचपन से काटा हुआ था और मेरे घर में माहौल ऐसा था जी। मेरे पिताजी भी बहुत समाज सेवा करते थे, भाइयों में भी था कि उनमें किसी भी चीज़ को देखा, चाहे वो जानवर से लेके हो या कोई परेशान व्यक्ति मिल गया, तो इस तरह से हम लोग बचपने से ही हम लोग का जो था वो समाज सेवा की तरफ दिशा दिशा हमको पेरेंट्स से ही मिली है। मतलब माँ और बाबूजी दोनों हमारे उसी समाज सेवा के क्षेत्र में ही लोगों की सेवाएं बहुत करते थे। पिताजी मेरे बीएचएल में थे, तो उनका भी था कि जो खाली समय है उसको समाज सेवा के लिए करना है। उनने भी रक्तदान शिविर और बहुत सारे यहाँ पर कल्याण समिति बनाई थी भेल की, तो उसमें रक्तदान आज भी चल रहा है। उन्हीं की बनाई हुई जो कल्याण समिति है आज भी रक्तदान के लिए काम करती है भेल सोसाइटी में। तो इस तरह से बचपने से था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और ऐसा लगता था कि जीते तो सभी अपने लिए हैं और पैसा हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से कमा लेता है, पर अगर आप कुछ दे के समाज के लिए कुछ करके अगर काम करो तो उसमें जो संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या बात है। और कहा भी जाता है मंजुला मैडम की पहली जो शिक्षा होती है वो हमारे परिवार से ही होती है, और जैसा माहौल हम देखते हैं वही सब कुछ हमारे जहन में उतरता है और शायद वही बड़े होकर हम उसका एक रूप जो है वो निर्धारित कर पाते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में भी ऐसा ही माहौल था, समाज के लिए ज़्यादा आप समर्पित रहे हैं घर वाले, तो आप भी उसी तरफ निकल चले। बहुत अच्छी बात है मैडम। और जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रही हैं, काबिले तारीफ़ है, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना जो खुद अपने आप को भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं ये साबित करने के लिए कि वो बीमार हैं, तो ऐसे लोगों की आप जब मदद करती हैं तो मुझे लगता है कि जो संतुष्टि मिलती होगी वो अद्भुत होती होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती हूँ अव्यांश सोसाइटी के बारे में। जी, अव्यांश की स्थापना हमने 2016 में की थी। इससे पहले ये एक प्राइवेट लिमिटेड था और ये वैसे चल रही है 20-22 साल से। 99 से इसकी शुरुआत हुई है। हमने ये संस्था ली किसी से क्योंकि हमें लगता था कि नहीं, हमको इस दिशा में काम करना है। पढ़ाई भी चूँकि मेरे मनोविज्ञान की थी और रुचि भी मेरा था कि मुझे ऐसे अलग अलग तरह के जो डिसीज़ हैं उसके बारे में मुझे काम करना है, शोध करना है। तो मेरी रुचि पहले से ही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक मेरी भांजी भी है इस फील्ड में काम करती थी, तो हमने सोचा कि हम दोनों मिलकर क्यों ना हम मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करें। और ये सब सोच के हमने एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया और इसकी शुरुआत की कि हमको कैसे इस फील्ड में जाना है और कैसे जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनको मानसिक उनकी दशा सुधारना है। कम से कम इस हालत में तो उनको रखना है कि वो अपना सब कुछ कर सके, समझ सके अपने आप को। बिल्कुल। अगर मैं कार्यकारिणी की बात करती हूँ तो वर्तमान स्थिति की अगर बात करूँ, आज के समय में आपके अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी किस तरीके से काम करती है? देखिए, हमारे अव्यांश में तो 11 सदस्य जो हैं, जो एनजीओ के लिए होते हैं वो तो है ही, पर 5-6 सदस्य जो हैं वो बिल्कुल नियमित रूप से हमारे यहाँ सेवा देते हैं। अलग अलग तरीके से कोई थेरेपी का काम लेके उसने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है,
किसी ने काउंसलिंग की जिम्मेदारी ले रखी है, किसी ने एक्टिविटी के लिए जिम्मेदारी ले रखी है। इस तरह से पूरा जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक औरा तैयार होना चाहिए। और चूँकि आपको तो पता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो उसके लिए भी हमको एक सकारात्मक पहलू और सकारात्मक ऑरा तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ योगा सेशन, नेचुरोपैथी, हर तरह के हम लोगों ने इस तरह के वाइब्रेशन वहाँ तैयार कर रखे हैं कि हम पूरी तरह से जो लोग रहते हैं उनको सकारात्मक दृष्टि से लेके चले और उनको हाँ जीवन के प्रति रुचि पैदा करें और उनसे हम सीखें, हमसे वो सीखें। कितनी अच्छी बात है कि जब हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले सीखने की जिज्ञासा हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। जब हम काम में भी ये चीज़ निकाल लेते हैं ना कि हम उनसे सीखते चलेंगे और काम बढ़ाते चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने कार्य को और भी बेहतर कर पाते हैं। इसी के साथ में जैसे कि आपने बताया कि मेंटल इलनेस को लेकर आप सबसे ज़्यादा काम करती हैं, तो कौन सी उम्र के लोगों को आप अपने संस्था में रखते हैं, किस तरीके से उनका आप देखभाल करते हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। जी जी, हमारे यहाँ हम लोग 16 साल से ऊपर के महिला पुरुष दोनों को रखते हैं। और बच्चों के लिए काम करना, अभी हम बच्चों के लिए भी काम करना चाहते हैं पर अभी हमारे पास उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। एक शिक्षा बच्चों को तैयार करना मतलब पूरी तरह से जो बीज है उसको पूरा प्रस्फुटित करके उसको अंकुरित एक पौधे बनाने की जिम्मेदारी होती है। पर हमने बीज से लिया हुआ है, जब वो पौधे बन जाते हैं तब हमारे पास आते हैं। अगर वो कुम्हला गए हैं तो उनको सहला के उनको हरा भरा बनाने का हमारा उद्देश्य रहता है, ताकि वो उनकी मानसिक स्थिति को अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें। और वो जिस उम्र में आते हैं, 16 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें भटकने की उम्र बहुत रहती है, तो उस समय हम लोग उनमें उनके लिए संरक्षण का कार्य करते हैं। हमारी पूरी टीम उस दिशा में कार्य कर रही है। अच्छा मैम, ये तो हमने उन लोगों की बात करी जो कि एक ग्रोइंग एज में होते हैं। मैं उनकी अगर बात करूं जो वृद्धावस्था में होते हैं, वो एक अपना एक जीवन अंतराल अपने परिवार के साथ में जी चुके होते हैं, लेकिन अगर अचानक ही उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर कुछ असर पड़ता है और जिसके कारण उनकी देखभाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर में, ऐसे लोगों को जब हम आपके सेंटर तक लेकर आते हैं, तो क्या आपको मुश्किल नहीं होती है उनको ये समझाना कि ये भी एक परिवार है जहाँ पे आपकी देखभाल की जाएगी? एक्सेप्टेंस कितना होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनकी मनोदशा ऐसी नहीं होती है कि वो इस विषय में सोच पाए। पर हाँ, कभी ना कभी मतलब उनको ये लगता है कि हमारा एक परिवार है जो हमसे छूट गया है, तो उस दिशा में वो जाना चाहते हैं। हमको उसमें के लिए ज़्यादा समय लगता है, कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं उनको अपने पास में रखने के लिए, अपने परिवेश में ढालने के लिए समय लगता है। पर हाँ, कुछ समय बाद वो अव्यांश को ही अपना परिवार समझने लगते हैं। चूँकि हमने अव्यांश का नाम, जो हम ये पुनर्वास केंद्र संचालित करते हैं, उसका नाम हमने रखा भी है हैप्पी होम। तो वो हैप्पी होम को ही अपना घर समझते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मेरा परिवार वो है। वो जब उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं आइए आइए, मैं अपने कमरे में ले चलती हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पर हम रहते हैं, आप यहाँ रहो, अभी रुक के जाना ना। ये नहीं बोलते कि मुझे भी ले चलो, वो ये कहते हैं कि रुक के जाइए, थोड़ा 2-4 दिन रुक जाइए, हमारे पास रह जाइए, ऐसा कहते हैं वो। ये तो बड़ा सकारात्मक बोलूँगी कि उनका पहलू होता है अपने जीवन को देखने का, कि जब वो उस परिवार को छोड़कर आपके यहाँ आके अपना परिवार मानने लगते हैं और उनके ही सदस्यों को वो बोलते हैं कि आइए और आप रहिए यहाँ आके। ये बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जब आप ये दृश्य देखते होंगे तो आपके लिए भी बहुत ही अद्भुत होता होगा। हाँ, बहुत अद्भुत और कभी कभी बहुत मार्मिक भी हो जाता है। और लगता है कि चलिए हम कुछ तो कर रहे हैं जिससे ये हमें अपना समझ पाए। अगर वहाँ हम फेल हो जाते हैं जहाँ लोग ये कह देते हैं कि नहीं, यहाँ से मुझे ले चलो, क्योंकि चीज़ें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आते हैं उस स्थिति में जब रहते हैं तब तो हम खुद उनको दवाइयों से और थेरेपी से, बहुत सारे एक्टिविटी से उनको बांध के रखते हैं। पर जब वो धीरे धीरे इतने समझदार हो जाते हैं, दवाइयों से उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, थेरेपी से उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, तब हमें लगता है कि अब ये क्या जवाब देंगे। तब उनका यही जवाब रहता है। अधिकतर जो 75% तो मैं ये कह सकती हूँ
कि उनका जवाब यही रहता है, नहीं यहाँ हमारा अच्छे तरह से देखभाल हो रही है, बल्कि अब आप अपने लिए जियो, आप अच्छे से रहो वहाँ पर जहाँ भी आप रह रहे हो, हमारे लिए परेशान नहीं होना। ये हमारे यहाँ जो रहते हैं, वार्ड रहते हैं जो, उनका अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लोगों के लिए ये कहना होता है। जी, लेकिन क्या जब लोग आपके पास आके रहते हैं ऐसी कंडीशन में, जब वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं होते हैं, जैसे आपने बताया कई सारी थेरेपीज़ के बाद में, कई सारे ट्रीटमेंट के बाद में लगातार जब आप लोग देते हैं और एक अच्छी अवस्था में जब वो आ जाते हैं, तो क्या उनको वापस अपने घर जाना होता है या तब भी वो रह सकते हैं आपके पास? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि घर वाले ले जाना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, इनकी पूरी हमारे यहाँ जो है पूरा डिसिप्लिन, इनका कार्य प्रणाली जो है पूरी डिसिप्लिन रहती है। सुबह 8:30 बजे तक के नहा धो लेना, फिर तैयार हो जाना, नाश्ते का समय जो है 9 बजे फिक्स है, 8:15 से लेके 9 बजे तक के योगा करना, 9 बजे नाश्ता करना, फिर उनका जो रूटीन है, एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ सिखाई भी जाती है, उनको पढ़ाई जाती है, स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाता है रेगुलर। कोई पेंटिंग करने में अच्छा है, कोई ड्राइंग करने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है। तो इस तरह से जिसकी जो हैबिट होती है या जिसमें जिसकी रुचि है, ये हमारे यहाँ देखते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। जिसमें जो रुचि है वो उस क्षेत्र में हम उसको भेजते हैं कि चलिए ये इसमें इसको बिज़ी रखते हैं, क्योंकि इनको बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, इनको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक समय के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आपने जैसे अभी बातचीत में बोला कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करवाते रहते हैं। एक्टिविटीज़ से आपका क्या यहाँ पे मतलब रहा है कि उनको इकोनॉमिकली आप लोग इंडिपेंडेंट करते हैं, या सिर्फ उनको बिजी रखने के लिए या उनके अंदर छुपे हुए प्रतिभा को निखारने के लिए आप लोग ये जी करते जी, हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम इनको एक्टिव, वैसे तो इनको बिज़ी रखने के लिए मेन उद्देश्य तो ये है कि ये व्यस्त रहें, व्यस्त रखने के लिए करते हैं। पर हमारे यहाँ जो ये एक्टिविटी होती है, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, ये राखी का सीज़न है, अभी हम लोग राखी बनवा रहे हैं। जो बीडिंग कर सकता है उससे हम लोग माला बनवाते हैं। ये देखिए मैंने पहनी हुई, मैं एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ ये मालाएं हम लोग उनसे बनवाते हैं। और पेपर बैग बनवाते हैं, चूँकि हमारी संस्था है पर्यावरण के लिए भी कार्य करती है। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग जगह जगह में पौधे वितरित करते हैं, पौधे लगाते हैं। तो इसलिए भी हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग कागज़ से जो भी होता है, जो पन्नियाँ होती है, उसका कम से कम इस्तेमाल करें, डिस्पोज़ल का कम से कम इस्तेमाल करें, जो प्लास्टिक डिस्पोज़ल होते हैं। तो इसके लिए हम लोग पेपर बैग भी बनवाते हैं। और बहुत जगह हम लोग थैले बनवा के भी प्रचार करने जाते हैं कि थैले बांटने जाते हैं, आप कम से कम पन्नी, जो पन्नी नहीं लाएंगे उसे आप मुफ्त में थैला दीजिए। ये करके हमारी जो संस्थाएं हैं इस तरह का भी काम करती है। तो इस सब में हमने जोड़ के रखा है। जो जिनको लगता है कि हम सिलाई कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सिलाई अच्छा कर सकता है, तो उससे हम लोग सिलाई का काम करवा लेते हैं। जिससे लगता है कि बीडिंग का वर्क अच्छे से कर सकते हैं, उनसे बीडिंग करवा लेते हैं। जो राखी बना सकता है राखी बनवा लेते हैं, दिया बनवा लेते हैं दिवाली के समय में, बातियाँ बनवाने का काम करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम लोग ने दे रखे हैं। वैसे तो इसमें कोई इकोनॉमिक उनको फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ये छोटा ही हमारी एक मुहिम हम चलाते हैं। पर हाँ, कहीं अगर हमको मौका मिलता है तो हम स्टॉल, मेले में या स्टॉल लगा के इसका प्रदर्शन करते हैं, और जो भी आय होती है वो हम उन्हीं में खर्च करते हैं। मतलब ये है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से डोनेशन जी। लेते हैं। जी। तो दर्शकों, यहाँ पे मंजुला ठाकुर जी से बातचीत करना और भी रोचक होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा। दर्शकों, पुनः स्वागत है कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और आज हमारी मेहमान जो हैं श्रीमती मंजुला ठाकुर हैं। लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे थे विराम से पहले। आइए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी किस तरीके से और काम कर रही है। जिस तरीके से आप लोग मानसिक अस्वस्थ लोगों को मदद कर रहे हैं लगातार, जी। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि वृद्ध आश्रम से भी जैसे आप लोग काम कर रहे हो, उसकी कभी तुलना होती है कि एक तरीके से वृद्ध आश्रम है? जी हाँ, बहुत तुलना करते हैं। पर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, वृद्धाश्रम में स्वस्थ वृद्ध लोग रहते हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं, ऐसे वृद्धों को रखा जाता है वृद्धाश्रम में। पर हमारे यहाँ मानसिक रूप से जो अस्वस्थ रहते हैं, उनको हम लोग प्राथमिकता देते हैं और ऐसे ही लोगों को रखते हैं। कितनी
अच्छी बात आपने बोली है कि जो वृद्ध आश्रम में होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, यहाँ पे आप लोग उनका इलाज कराकर स्वस्थ बना के उन्हें बना वापस अपने घर जी। भेजते हैं। हाल ही में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये आउट ऑफ द ट्रैक है, वृद्ध आश्रम को और अनाथालय को अगर हम एक कर देते हैं तो एक ही जगह पे दोनों को सहारे की ज़रूरत है, वो एक ही जगह पे हो जाएगी। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि दोनों में ही बचपना बरकरार है। वो वृद्ध पूरे जीवन को जीने के बाद फिर अपना बचपना जीना चाहते हैं, और यहाँ ये बचपन है, तो यहाँ पर मैच्योरिटी वाला बचपना है और वहाँ बचपन का बचपन है। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक समाज का हम निर्माण कर सकते हैं, और दोनों को एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है तो वो भी पूरी हो सकती है, ऐसा हमारा सोचना है। मंजुला मैम, आप बड़े सालों से समाज सेवा के लिए अपने आप को आप समर्पित कर चुके हैं। क्या कभी ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा हो कि मैं इतना ज़्यादा लोगों के लिए कर रही हूँ, बाहर लोगों की मदद कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा घर नेग्लेक्ट हो रहा है, मेरे बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, या ऐसे, क्योंकि मैं तमाम हमारी महिलाएं भी हमको देख रही हैं इस समय, तो कई बार उनके मन में भी जिज्ञासा होती है कि बाहर जाके लोगों की मदद करें, पर घर से कई बार उनको रोका जाता है कि पहले आप घर को देखिए फिर समाज की तरफ, आप सेवा की तरफ जाइएगा। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आपकी क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरी दृष्टि तो वैसे यही है कि समाज में समाज सेवा वैसे अगर सोचा जाए तो बहुत कठिन है, क्योंकि घर और समाज और घर और समाज सेवा में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर यदि आपके घर में कोई आपको सहारा देने वाला है या सहयोग करने वाला ना हो। तो मेरे घर में चूँकि मेरी शादी के पहले भी ऐसा था कि माहौल ऐसा था कि सभी समाज सेवा वाले थे और किसी न किसी रूप में समाज सेवा करते थे, और यहाँ पर भी मेरे जो ससुराल पक्ष है वो भी बहुत संवेदनशील है, मेरे पति भी बहुत संवेदनशील है, हर चीज़ को समझते हैं। तो उन्होंने भी कभी मुझे इस दिशा में जाने के लिए रोका नहीं। उन्हें नहीं रोका, इसलिए मैं आज ही कुछ काम कर पा रही हूँ। अगर घर से ही अगर मनाही हो जाती तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाती जो मैं आज इस दिशा में कर रही हूँ। जी। मंजुला मैम, आम तौर पे हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि घरेलू हिंसा जी देखी जाती है, और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बोलूं, अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी क्या कुछ काम कर रही है ऐसी महिलाएं, क्योंकि जब वो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपका सोसाइटी काम कर रही है, तो बिना ये सोचे समझे वो आपके पास आ जाती होंगी। क्या ऐसा कभी वाकया हुआ है? जी हाँ, घरेलू हिंसा की बात तो आज हर चौथे घर में, तीसरे घर में घरेलू हिंसा होती है। लोग उसको दबाते रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। पर हाँ, जिनको पता है कि हम घरेलू हिंसा के लिए काम कर रहे हैं और ये दीदी हमारा सहयोग करेंगी, तो ऐसी बस्तियों के लोग जो हैं या काम करने वाले लोग हैं जिनको पता है कि हम इस यहाँ जाएंगे तो हमको सही सलाह मिलेगी और सही दिशा में हमको सहयोग करेंगे ये, तो फिर ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं, महिलाओं की तरफ से भी आते हैं, कभी कभी कोई पुरुष भी आ जाते हैं, कहते हैं कि आप महिलाओं का सहयोग करती हैं, पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम दोनों पक्षों को बुला के जब बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर मुद्दा समझ में आता है। जब दोनों की निष्पक्ष रूप से हम कार्यवाही करते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर हम अच्छी जगह आए हैं, सिर्फ महिलाओं को नहीं, दोनों पक्षों को ही यहाँ सुना जाता है और यहाँ पर फैसला होता है, तो लोग आते हैं और जुड़ते हैं हमसे। आपकी सोसाइटी से क्या मध्य प्रदेश से ही लोग जुड़ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ सकते हैं? नहीं, मेरा जो हमारी जो सोसाइटी है, अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी, ये पूरे संपूर्ण भारत के लिए है। और मेरी सोच तो यही है कि जो हम अभी पुनर्वास केंद्र हम एक संचालित कर रहे हैं, हम ऐसे ही चूँकि मानसिक रोगी के लिए और महिलाओं के लिए हमारी ही संस्था काम कर रही है। एक समय के बाद महिलाओं को कहीं भी रखा नहीं जाता है, कहीं 1 महीने के लिए रखते हैं, कहीं 15 दिन के लिए रखते हैं, कहीं 3 महीने के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद उनको घर ही छोड़ दिया जाता है। वो घर जाने के बाद उनकी स्थिति फिर वैसे ही हो जाती है, फिर उनको दोबारा आना, मतलब बार बार वही पुनरावृत्ति वाला काम होता है। तो हमारी संस्था मानसिक रोगी के लिए काम कर रही है और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। महिलाएं हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, अभी भी महिला वर्ग हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ लोग रहते हैं, कोई राजस्थान के भी लोग हैं, तो बेंगलोर के भी लोग हैं,
तो आपके छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जगह से लोग हैं। तो ये संपूर्ण भारत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अव्यांश सब जगह छोटे छोटे रूप में काम करे और एक वृहद वृक्ष बन के सबके सामने प्रस्तुत हो। यही हमारी अच्छा मंजुला कोशिश मैम, है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी टीम जो है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चलता होगा कि किसी भी घर में कोई मानसिक रोगी है जिसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी घर में घरेलू हिंसा हो रही है, या कोई ऐसा बच्चा है जो मेंटली इल है, तो क्या आप खुद भी अप्रोच करते हैं उनके लिए, या उनको खुद ही अप्रोच करना होता है? देखिए, हमारी तो अभी जो प्रक्रिया है उसमें हमें मनोचिकित्सक के द्वारा पता चलता जी। है। तो उनकी फिर हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, उनका पूरा फिज़िकली बॉडी चेकअप होता है कि वो उनमें और किसी तरह की बीमारियां तो नहीं है। फिर उसके बाद हम उनको रखते हैं। पर हाँ, जहाँ हमें लगता है कि नहीं हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर हमसे नहीं हो सक रहा है, मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई और संस्था, जैसे बच्चे हैं, हम बच्चों को रखते नहीं हैं, पर हमें आजकल बच्चे भी बहुत मेंटल इलनेस में आ रहे हैं और मेंटल रिटार्डेड हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग इसमें डिसीज़ होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम दूसरी संस्थाओं में भी भेजने का प्रयास करते हैं ताकि उनका भी पूरी तरह से वो सीख सकें, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखार सकें। बिल्कुल। इसी के साथ में मैं एक वाक़या आपसे जानना चाहती हूँ जो बहुत पॉज़िटिव रहा हो, जो आपको लगता होगा कि मैं सबको इसका उदाहरण पेश करूँ। ऐसा कोई वाक़या जो पूरे आपके कार्यकारिणी में आपके सामने आया हो? जी, हमारे यहाँ जब आते हैं तो बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं। उनको घर में नहीं रखा जा सकता। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर और बिल्कुल साफ कर दूँ, क्या होता है कि लोगों की ये धारणा है कि चूँकि वृद्ध हैं तो वृद्ध को हमने छोड़ दिया, तो घर वाले भी बहुत मजबूर करते हैं कि आपने तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। चूँकि ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये है मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, बिल्कुल। है ना? यहाँ पर लोग ऐसे ही कंडीशन में लोग को छोड़ के जा सकते हैं जो अपने घर में नहीं रखे जा सकते, या जिनको उचित और देखभाल की ज़रूरत होती है, प्रॉपर अनुशासन की ज़रूरत होती है, उनके प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही लोगों को हम रखते हैं। तो ये वृद्धाश्रम तो है नहीं, ये है मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, मनोरोगों का केंद्र है, जहाँ पर पुनर्वास केंद्र है, जहाँ जी। पर हम चाहते हैं कि ये स्वस्थ होने के बाद अपने घर में फिर से जा सकें। तो ऐसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। आपने और क्या पूछा था? कुछ ऐसा उदाहरण आप देना हाँ, चाहें? तो इसमें हमारे यहाँ कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो आए तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब रहती है, पर धीरे धीरे पूरी थेरेपी एक्टिविटी ये सब कराने के बाद, प्रॉपर दवाइयों के साथ उनको रखने के बाद, साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल में वो ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं कि उनको फिर लगने लगता है, या उनके परिवार वालों को लगने लगता है कि अब इनको हम जिस तरह से यहाँ पर रखे हैं उस तरह से हम अपने घर में भी रख सकते हैं। तो फिर वो लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गए हैं। एक तो हमारे यहाँ बैंक में कार्यरत थे, उनकी मिसेस हमारे यहाँ रहती थी, उनको वो लेके गए हैं, अपने पास रख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने स्किल्स सिखाई थी, वो कुछ करने लगे तो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ के कुछ उदाहरण हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और हमने, मुझे लगता है कि कुछ 1% हमने कुछ काम किया है उनकी सकारात्मक दिशा की ओर क्या बात है, जोड़ने के लगातार लिए। आप लोग काम कर रहे हैं। और इसी के साथ में भविष्य की प्लानिंग में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भविष्य में कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप और भी कुछ समाज के लिए लेकर आने वाले हैं? जी हाँ, अभी तो हमारा अभी 3 दिशा में हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। एक तो मानसिक स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, और महिला हिंसा के ऊपर हम काम ही कर रहे हैं। साथ साथ में अभी हम एक और प्रोजेक्ट इस तरह से करने वाले हैं, जो शेल्टर होम, जिसको रेस्क्यू करके लेके आते हैं, रेस्क्यू करके लेके, क्योंकि हमारे पास फ़ोन बहुत आते हैं, पुलिस वालों की भी फ़ोन आते हैं, मैडम उनको वहाँ देखा है, ले आएँ क्या? तो ले आए से नहीं, हमारे पास प्रॉपर बजट भी नहीं हो, जगह होना सबसे मेन होता है, जगह। और अभी जो हम रख रहे हैं उनका अनुशासन बिल्कुल अलग है, और उनके साथ उनको मिक्स करना जी। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि हम ऐसे शेल्टर होम खोलें। अभी कुछ समय पहले पेपर में भी आया था कि
हमीदिया में इस तरह के लोग रह रहे हैं पर वहाँ पर कोई प्रॉपर देखभाल नहीं की सक रही है मानसिक दिव्यांगजनों की, तो हमारी आपके दूरदर्शन के माध्यम से ये भी एक पहल है, एक मुहिम हम चाहते हैं कि हम ऐसी संस्थाओं को, बिल्कुल हमारे पास काम करने वाले हैं, हम बिल्कुल टेक ओवर करना चाहेंगे अगर वो हमको प्रॉपर बजट दें और एक जगह दें, तो हमारे यहाँ से काम करने की बिल्कुल हम लोग तैयार हैं उस जी बिल्कुल। दिशा में। मंजुला मैम, आप यहाँ पे समय निकाल कर आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और भविष्य की जो आपके जो भी प्लानिंग्स हैं उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं अग्रिम। जी जी और यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पे अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी से हमारे बीच श्रीमती मंजुला ठाकुर थी। उन्होंने जिस तरीके से समाज के लिए निरंतर कार्य किया है, काबिले तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की बात तो करना ही है, लेकिन अगर जो लोग इन सारी परेशानियों से पीड़ित हैं उनके लिए क्या कोई घर है, तो बिल्कुल अव्यांश वेलफेयर सोसाइटी है। तो यहाँ पर आज के हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारी मेहमान से हमने आपको मिलवाया, बहुत अच्छी बातें हमने साझा करी। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।